चलिए मैथ्स 1 में अब एक नए चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी हमने चौथा चैप्टर पढ़ा था अनुपात तथा समानुपात। अब हम पांचवा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रकरण 5, और उसका नाम है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। अब इसमें कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे समीकरण क्या होता है। तो दो राशियों के बीच समानता व्यक्त करने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखना है, दो राशियां हैं, उनके बीच आपस में समानता अगर व्यक्त की जा रही है तो वो जो कथन होता है उसको बोलते हैं समीकरण, या इसको दूसरे रूप में बोल सकते हैं समता के ऐसे कथन को समीकरण कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक अज्ञात मतलब चरांक राशियां हों। मतलब समीकरण के लिए जरूरी है कि उसमें चरांक होना ही चाहिए। अब चरांक का मतलब क्या हुआ? अक्षर जो आप बोलते हो, जिसका मान वैसे तो चरांक का सही अर्थ होता है कि जिसका संख्यात्मक मान स्थिर न हो, फिक्स न हो, जिसका संख्यात्मक मान कई सारा हो सकता हो, तो वहां पे उसे बोला जाता है चरांक। मतलब हमें पता ना हो कि उसका संख्यात्मक मान क्या है, बहुत सारा हो सकता हो, तो उसे हम बोलते हैं चरांक। पर आपको समझने के लिए अक्षर से हम चरांक को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक समीकरण है x + y = 5। इस समीकरण को अगर आप देखोगे तो इसमें x और y जो है वो चरांक है और ये 5 जो है वो अचरांक है या संख्या है। तो अक्षर कौन है? x और y। तो इसको क्या बोलेंगे? x और y को बोलेंगे चरांक। तो ये हमारा चरांक है। तो इसमें मतलब समीकरण के लिए क्या होता है कि बराबर के पहले जो रहता है इसको बायां पक्ष बोलते हैं, और बराबर के बाद जो रहता है इसको दायां पक्ष बोलते हैं। तो बराबर के पहले को क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। बराबर के बाद को क्या बोलते हैं? दायां। बायां पक्ष, दायां पक्ष। तो इसमें समीकरण में कम से कम एक अक्षर होना ही चाहिए, मतलब चरांक होना ही चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए समीकरण है। अब उसमें आता है कि रेखीय समीकरण क्या होता है। तो जिस समीकरण में चरांक का घातांक 1 हो उसे रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया x + 3 = 2y। अब यहाँ पे देखिए x का घातांक कितना है। x पे कोई घात लगा हुआ दिख रहा है क्या आपको? कोई घात नहीं लगा हुआ है x पे। तो x पे जब कोई घात नहीं लगा है तो वहां पे घात 1 छिपा हुआ है। ऐसे यहाँ देखिए 2y, y पे कोई घात लगा हुआ, कोई घात नहीं लगा है तो यहाँ पे घात 1 छिपा हुआ। तो x का भी घात 1 है, y का भी घात 1 है, मतलब चरांक x और y का घातांक 1 है, इसलिए यह रेखीय समीकरण है। अगर ऊपर वाला देखे तो ये भी रेखीय समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x का घात 1 है, y का घात 1 है, तो ये भी हमारा रेखीय समीकरण है। अब उसमें आता है एक चरांक वाला रेखीय समीकरण और दो चरांक वाला रेखीय समीकरण। एक चरांक वाला रेखीय समीकरण समझ में आ रहा है कि जिस समीकरण में केवल एक चरांक का उपयोग होता है उसे एक चरांक वाला समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए 2x + 5 = 3x + 6। इस समीकरण में देखेंगे तो एक ही अक्षर यूज हुआ है। अलग बात है कि 2 बार यूज हुआ है। x आपको 2 बार दिख रहा है, पर अक्षर तो वही है, x ही है। तो यहाँ पे एक ही अक्षर x का यूज किया गया, एक ही चरांक x का यूज किया गया, इसलिए यह एक चरांक वाला समीकरण है। और जिस समीकरण में दो चरांक वाला समीकरण क्या होता है? ऐसा रेखीय समीकरण जिसमें दो चरांकों का उपयोग किया गया उसे दो चरांक वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए x + y = 5। तो इसमें x और y ऐसा दो चरांक, दो अक्षर यहाँ पे है, दो चरांक है, तो इसको दो चरांकों वाला समीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ही चरांक x है, तो इसको एक चरांक वाला समीकरण बोलेंगे। और इसमें देखेंगे तो दो चरांक है x और y, तो इसको दो चरांक वाला रेखीय समीकरण बोलेंगे। एक चरांक वाला रेखीय समीकरण है, ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। अब आता है कि समीकरण का हल क्या होता है। तो जो इसमें चरांक रहता है, जैसे इसमें x है और इसमें x और y दोनों है, तो जो चरांक है उसके मान को, उसके संख्यात्मक मान को हम समीकरण का हल कहते हैं। तो समीकरण के चरांक मतलब जो अक्षर है, चरांक का वह संख्यात्मक मान जिसको रखने पर बायां पक्ष बराबर आ जाता है दायां पक्ष। मतलब ऐसा तो कोई x का मान रहेगा जिसको अगर हम वहां पे रख दें तो बाएं तरफ वाला मान दाएं तरफ वाले मान के बराबर आना चाहिए। मतलब जितना मान बाएं तरफ आए उतना ही दाएं तरफ x का ऐसा मान हमें वहां पे ज्ञात करना है। तो अगर ऐसा हम मान प्राप्त कर सकते हैं कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर, बराबर के बाएं तरफ वाला बराबर के दाएं तरफ के बराबर आ जाए, दोनों समान आ जाए, तो चरांक के उसी संख्यात्मक मान को हम समीकरण का हल कहते हैं।
तो x और y का जब हम संख्या में मान ज्ञात करते हैं तो उसे बोलते हैं समीकरण का हल। अब उसमें आता है युगपत रेखीय समीकरण। तो युगपत रेखीय समीकरण क्या होता है? जब दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरणों का एक ही साथ विचार करने पर सामान्य हल प्राप्त होता है तो उन समीकरणों को, यहाँ देखिए तो तब दो लिख दिया, तो एक जरा कट कर देना, अभी फोटो में भी ऐसा तो तब आएगा तो उसको जरा कट कर देना। होता है तो उन समीकरणों को युगपत रेखीय समीकरण कहते हैं। तो युगपत रेखीय समीकरण कैसे पहचानेंगे? उसमें दो समीकरण एक साथ विचार करते हैं। जैसे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। ये आपका पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण। जब दो समीकरण एक साथ लेके हल ज्ञात करते हैं तो उसे बोलते हैं युगपत रेखीय समीकरण। इसको मैं आपको उदाहरण लेके समझाना चाहूंगा कि कैसे युगपत रेखीय समीकरण जो है उसका सामान्य हल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और आप देखेंगे कि अगर एक ही समीकरण है तो उसके अनंत हल हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर युगपत रेखीय समीकरण है तो उसका केवल एक हल प्राप्त होता है। जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पे एक उदाहरण ले रहा हूं। समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14 के हल। चलिए इसके हल देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ये हमारा समीकरण है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसका हल हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। कैसे हमें हल पता चलेगा? देखिए इसका मतलब हुआ x और y का ऐसा मान आपको देखना है कि जोड़ने पे 14 है। x और y का ऐसा मान सोचना है कि जब x और y के मान को जोड़ें तो कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। तो जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारा उत्तर दे सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला लिख रहा हूं, जैसे मैं x बराबर 10 ले लूं और y बराबर 4 ले लूं। देखिए जरा पहला हल हो गया। अगर मैं x का मान 10 और y का मान 4 लूं, यहाँ देखिए x का मान 10 और y का मान 4, 10 में 4 जोड़ूंगा तो 14 आ जाएगा। चलिए और सोचिए दूसरा मान क्या हो सकता है? x का मान 9 और y का मान 5। अब देखिए 9 और 5 लूंगा तो भी जो है 14 आएगा, बराबर कि नहीं? चलो एक तीसरा हल मैं लेता हूं। देख लीजिए x का मान 9, y का 5। अगर मैं यहाँ x की जगह 9 रखूं, y का 5, तो 9 और 5 जोड़ के 9 5 14 होगा। x का मान 8, y का मान 6। अब देखिए अगर x का मान 8 रखूं, y का 6 लिखूं तो भी 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। चौथा, अब जरा दूसरे तरीके से चलता हूं। जैसे मैं x का मान 14 ले लूं और y का मान 0 ले लूं, तो x का मान 14, y का 0, 14 में 0 जोड़ूंगा तो 14 आएगा। या मैं ऐसा ले सकता हूं, x का मान मैं ले लूं 16 और y का मान ले लूं -2। अब देखिए x का मान आपने 16 लिया, y का मान आपने -2 लिया, तो जाकर के समीकरण का हल तो भी आएगा कितना? 14। आप चेक करके वहां पे देख सकते हैं कि x का मान अगर आप 16 लेते हैं। चलिए देखिए x का मान 16 लीजिए, फिर प्लस -2, देखिए ऐसे 16 प्लस -2, तो 16 प्लस माइनस का गुणा -2 तो कितना आएगा? 14। मतलब अगर x का मान 16 और y का मान -2 लेते हैं तो भी मान रखने पे कितना आएगा? 14। तो ये भी मान ले सकते हैं। इसी तरीके से देखिए अनंत मान आप सोच सकते हैं। तो मैं इतना सारा मान बता रहा हूं पर इसमें अनंत मान सोच सकते हैं। जैसे अभी मैं x का मान 20 ले लूं, y का मान -6 ले लूं। अब चलिए अगर x का मान 20 लिया फिर प्लस y का मान -6 लिया तो हो जाएगा 20 प्लस माइनस का गुणा -6, 20 में से 6 गया 14। कितना आया? 14। तो भी आप देखेंगे कि आपको अगर x का मान 20 लेते हैं, y का -6 लेते हैं तो भी 20 में से 6 गया तो ये 14 आ जाएगा, तो भी आपको आ रहा है। तो इस तरीके से आप अनंत मान निकाल सकते हैं इसके। ये ऐसे अनंत मान प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसे अनंत मान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप देखो तो इस तरीके से आप अनंत मान प्राप्त कर सकते हैं।
अब एक मैं दूसरा समीकरण ले रहा हूं। दूसरा समीकरण में क्या ले रहा हूं अभी? समीकरण x माइनस वाई बराबर, अभी हमने क्या लिया? x प्लस वाई बराबर 14। अब मैं x माइनस वाई बराबर 2, इसके हल देखता हूं क्या क्या हो सकता है। अब देखो, आपको ऐसा सोचना है कि x और y का ऐसा मान लो कि माइनस करने पे 2 आए। ओके, चलिए लेते हैं। जैसे मैं ले लूं x बराबर 10, y बराबर 8। अब देखिए, यहाँ 10 लिखूंगा, यहाँ 8, तो 10 में से 8 गया। तो अगर मैं ले लूं x बराबर 9, y बराबर 7, x की जगह 9, y की जगह 7, तो 9 ऋण 7 2 आएगा। इसी तरीके से मैं ले लूं x बराबर 8, y बराबर 6। अब देखिए, x की जगह 8 लीजिए, y की जगह 6, 8 ऋण 6, 8 ऋण 6 कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरीके से x बराबर 2, x बराबर, चलो हाँ 2 ले लिया, और y बराबर 0 ले लिया। अब देखिए, x की जगह 2 और y की जगह 0, 2 में से 0 गया तो भी 2 आएगा। या अगर मैं ले लूं x बराबर 2, या चलो 3 ले लिया, और y बराबर ऋण 1। अब इसको देखते हैं जरा, x का मान 3, फिर माइनस y का मान -1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस का गुणा प्लस 1, तो आएगा कितना? 4। तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा x बराबर 1, y बराबर ऋण 1। अब देखिए, अब x बराबर 1 और y बराबर ऋण 1 लेंगे, तो x की जगह 1 माइनस y की जगह -1, 1 माइनस माइनस का गुणा प्लस 1, 1 और 1 कितना आ गया? 2। तो इस तरीके से हम ए भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप ले सकते हैं x बराबर 3, तो y बराबर, अब यहाँ x बराबर 3 ले रहे हैं, तो y बराबर कितना लेंगे कि आपको 2 आएगा? तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम x बराबर 3 लिए तो y बराबर हमें लेना पड़ेगा कितना? देखते हैं। x बराबर 3 लिए अगर, तो y का मान हमें कितना चाहिए? 1 चाहिए। x का मान 3 लेंगे तो y का 1 चाहिए। देखिए, 3 में से 1 गया, 2 आएगा। ऐसे बहुत सारे, ऐसे अनंत हल हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनंत मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से, परंतु इन दोनों समीकरणों का सामान्य हल अगर हम देखें, इन दोनों समीकरणों का सामान्य हल, अब ध्यान से देखिए, वैसे तो इसमें बहुत सारे मान है। देखिए, ऐसे मैंने 6 मान इसमें निकाला है, 6 मान इसमें निकाला है, और आप जान रहे हो कि ऐसे 6 ही नहीं, असंख्य मान यहाँ पे निकाल सकते हैं, असंख्य मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों समीकरणों को लेके चले कि ऐसा कौन सा हल है जो दोनों का है, जो इसका भी है इसका भी है, तो आपको केवल एक ही हल मिलेगा। देखिए, यहाँ x बराबर 8, y बराबर 6, और यहाँ पे भी देखेंगे तो x बराबर 8, y बराबर 6 मिला ना। यही एक ऐसा हल है, x बराबर 8, y बराबर 6, जो इस समीकरण का भी हल है, और यही देखो x बराबर 8, y बराबर 6, ये इस समीकरण का भी हल है। बाकी और आप असंख्य हल चले जाइए खोजिए, और कोई हल आपको नहीं मिलेगा, केवल यही एक ही हल मिलेगा। बाकी आप करते जाओ, असंख्य हल करो, आपको फिर दोबारा इनका सामान्य हल नहीं मिलेगा। इनका सामान्य हल केवल एक ही है, x बराबर 8, y बराबर 6। इन दोनों समीकरणों का सामान्य हल x बराबर 8 तथा y बराबर 6।
ये जो सामान्य हल है, इस सामान्य हल को प्राप्त करने से दो समीकरण, अगर दो समीकरण एक साथ आप लेते हो हल करने के लिए, तो इन दोनों समीकरणों को अगर एक साथ लेते हो तो उनको हल करने के लिए, उनका सामान्य हल प्राप्त करने के लिए हमें कैसे हम निकालें। हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, ऐसे निकालने हो सकता है कि हम फिर निकालते रहे, अपना टाइम पास होगा। तो ऐसी बहुत सारी विधियां निकाली गई है, बहुत सारे तरीके गणितज्ञों ने निकाले हैं, जिसकी सहायता से हम हल करके ऐसा इनका सामान्य मान जो है निकाल सकते हैं, जो इस समीकरण का भी मान हो, इस समीकरण का भी मान हो, मतलब दोनों का सामान्य हल हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, समझ गए? तो ये इसका मतलब अगर दो समीकरण है तो उनका अगर आपको सामान्य हल निकालना है तो उन दो समीकरणों का सामान्य हल निकालने पे केवल एक ही हल आपको प्राप्त होगा। अब आते हैं दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप। हेडिंग है, हेडिंग लिखते हैं दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप। चलिए यहां पे देखिए, समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो यही है एक चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 को दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप कहते हैं। अब ध्यान रखिए, ये जो रूप है इसको बोलेंगे दो चरांक वाले समीकरण का सामान्य रूप, जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा x y दो चरांक हैं। अब देखिए, रूप तो ये है, लेकिन इसमें दो चरांक कौन कौन से? x और y दो चरांक है, और a, b और c इन तीन जगहों पे क्या रहेगी? संख्या रहेगी। वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, चरांक है। परंतु a, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, a, b, c की जगह संख्या रहेगी, x और y चरांक है। तो इस प्रकार का जो समीकरण है उसको बोला जाएगा दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का ये सामान्य रूप है। इसमें बराबर के बाद 0। इसमें ध्यान रखना है कि a, b, c की जगह संख्या रहेगी, लेकिन उसमें a और b की जगह कभी 0 नहीं हो सकता। a, b मतलब c की जगह 0 रह सकता है, लेकिन a का मान कभी 0 नहीं ले सकते, b का मान कभी 0 नहीं ले सकते, c का मान 0 ले सकते। बाकी a और b की जगह कुछ भी संख्या लो, केवल 0 छोड़कर a और b की जगह हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो यह आपका हो गया दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण। अब दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का जो ये रूप है, इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए क्या तरीका है? तो इसको हल करने की विधियां, तो युगपत रेखीय समीकरण हल करने की विधियां। हेडिंग है युगपत रेखीय समीकरण हल करने की विधियां। अगर युगपत रेखीय समीकरण है तो उसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे दो विधियां हैं। हैं तो बहुत सारी विधियां,
लेकिन हम यहाँ पे दो विधि पढ़ेंगे। चलिए, पहला है, यहाँ पे कितनी विधि हम पढ़ने जा रहे हैं? दो विधि पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पहली विधि आपकी क्या है? पहली विधि है आपकी गुणांक समान करने की निरसन पद्धति या विधि, वही हो गया। और दूसरा है मान रखने की निरसन पद्धति। बराबर। तो वैसे तो हम आगे चल के और बहुत सारी विधियां पढ़ने वाले हैं, पर अभी ये दो विधि ऐसा है जो हम यहाँ 9th में पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान रखिए कि आपको एक मैं फायदा दिखा देता हूँ कि सेम नाम का चैप्टर, यही दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, यही सेम नाम का चैप्टर आप जैसे ही 10वीं में जाओगे पहला चैप्टर यही मिलेगा। और ये जो दो विधियां मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये सेम दो विधि पे क्वेश्चन वहां पे आपको पहली एक्सरसाइज करोगे, यही जो आप 9वीं में पढ़े हो सेम यही आपको 10वीं में मिलेगा। तो जो बच्चा यहाँ पे दोनों विधि को अच्छे से सीख जाएगा उसका फायदा 10वीं में मिलेगा। वहां उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको क्वेश्चन दिया वो तुरंत सॉल्व करेगा। तो डबल प्रॉफिट यहाँ पे भी 10वीं में भी, तो डबल प्रॉफिट है, ले लो इसको, छोड़ने का नहीं। तो अभी दो विधि आपने देखा, गुणांक समान करने की पद्धति और मान रखने की पद्धति। तो उसमें सबसे पहला हम लोग करने जा रहे हैं गुणांक समान करने की पद्धति। इस पद्धति से कैसे हल करेंगे? अगर दो समीकरण दिए गए हैं तो देखिए यहाँ पे ये नियम बताया गया कि कैसे आपको इसको हल करना है। तो नियम को ध्यान से पढ़िए और इसी के आसपास इसके जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो गुणांक समान करने की पद्धति का पहला नियम है, दिए गए दो समीकरणों के किसी एक चरांक के गुणांक समान करो। तो इसमें क्या करना है, कोई भी एक चरांक, चाहे वो x और y, उसमें से किसी भी एक गुणांक, एक चरांक का जो गुणांक है उसको समान करना है। यदि गुणांक समान है उसका चिन्ह प्लस माइनस या माइनस प्लस है, मतलब विपरीत चिन्ह है, एक का प्लस दूसरे का माइनस या एक का माइनस दूसरे का प्लस। अगर ऐसा है तो आपको लिखना है, लिखो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। अब आपके माइंड में तुरंत आएगा, नहीं जब ऐसा प्लस माइनस या माइनस प्लस रहता है तब तो हम घटाते हैं, फिर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो जोड़ने पर? ध्यान रखो कि जब एक के सामने प्लस है एक के सामने माइनस है, या फिर एक के सामने माइनस एक के सामने प्लस है, तो वो कटने ही वाला है, क्योंकि जब एक के सामने प्लस रहता है एक के सामने माइनस तो कट जाता है। तो इसका मतलब हमें उसमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, और जब चिन्ह बदलने की जरूरत ना हो तो हम उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर जोड़ेंगे तो हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन तीसरा पॉइंट देखिए, यदि गुणांक समान करने वाले जो चरांक है, जिनका गुणांक समान है, उनका जो समान वाले चरांक का चिन्ह प्लस प्लस मतलब समान चिन्ह हो, माइनस माइनस, देखिए प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, दोनों में समान चिन्ह दिख रहा है। अगर समान चिन्ह है तो फिर वो कटेगा नहीं, तो उसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक किसी एक का चिन्ह बदलना पड़ेगा। अगर प्लस प्लस है तो कटने वाला नहीं है, माइनस माइनस है तो भी नहीं कटेगा, तो हमें काटना जरूरी है। तो काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। और चिन्ह हम तभी बदल सकते हैं जब हम उसको घटाएं। तो लिखो दोनों समीकरणों को घटाने पर, और नीचे वाले समीकरण के प्रत्येक पद का चिन्ह बदल दो। ये जरा दोनों पॉइंट ध्यान से समझिए, दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये जो समान चरांक है उसका चिन्ह अगर विपरीत है तो हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो हम उन दोनों समीकरणों को लिखेंगे जोड़ने पर, लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे ऐसा नहीं है, वो तो वहां सिचुएशन जैसा रहेगा करेंगे, लेकिन वहां लिखेंगे कैसे, जोड़ने पर, मतलब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। और यदि गुणांक समान करने वाले चरांक का चिन्ह समान हो, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो फिर कटने वाला नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस है तो भी नहीं कटेगा, माइनस माइनस है तो भी नहीं कटेगा। तो हमें किसी एक समीकरण के चिन्ह बदलने पड़ेंगे, चाहे ऊपर इन दोनों में से कोई एक चिन्ह हमें बदलना पड़ेगा। तो हम नीचे वाला चिन्ह बदलते हैं,
ये देखिए इन दोनों में से कोई एक बदलना पड़ेगा तभी जाके कटेगा, और चिन्ह तभी बदलता है जब हम समीकरणों को घटाएंगे। तो लिखो दोनों समीकरणों को घटाने पर, तब उन दोनों समीकरणों को लिखना पड़ेगा दोनों समीकरणों को घटाने पर, और जब घटाते हैं तो जो नीचे वाला समीकरण रहता है उसके प्रत्येक पद का चिन्ह बदल दो, क्योंकि आप जानते हो जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता और घटाने पे चिन्ह बदलता है। अब तब क्या होगा, तब वो कट जाएगा। जब चिन्ह बदल गया, ये नीचे वाले प्लस का माइनस हो गया तो कट जाएगा, ये नीचे वाले माइनस का प्लस हो गया ये भी कट जाएगा। तो एक चरांक का निरसन हो जाता है, एक चरांक का निरसन हो जाता है। निरसन होना मतलब गायब होना, इसको नोट कर लीजिए। निरसन होना मतलब गायब होना, मतलब एक चरांक जो है वो गायब हो जाता है। तो उससे हमें दूसरे वाले चरांक का मान मिल जाता है, और जब दूसरे वाले चरांक का मान मिल जाता है तो फिर ये जो एक चरांक का मान मिल जाता है उसी मान को हम दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रखकर, प्राप्त चरांक के मान को किसी भी समीकरण में रखकर, शेष जो अगला चरांक बच रहा है जिसका मान हमें नहीं पता है उस चरांक का मान ज्ञात कर लो, जो कि दिए गए दोनों समीकरणों का हल है। इसको जो हमने नियम लिखा है इसको मैं यहाँ पे आपको दो विधि से समझाने जा रहा हूँ। मैं जोड़ने और घटाने, जो आपका कंफ्यूजन है जोड़ कब लिखेंगे जोड़ने पर, कब लिखेंगे घटाने पर, वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ जैसे देखिए हल कीजिए, एक समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो मैं क्या करूंगा, इस समीकरण को यहाँ पे लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको मैं ऐसे समीकरण 1 लिखूंगा, और उसके नीचे x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये मैं समीकरण 2 लिखूंगा। और इन दोनों समीकरणों में मैं देखूंगा कि मुझे किसको काटना है। चलो यहाँ पे मैं दोनों साथ में समझाता चलता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू दूसरी विधि से, अगर आप दूसरी विधि से करते हैं पहली विधि से करते हैं, दोनों विधि मैं समझाता हूँ, जोड़ वाला भी और घटाने वाला भी। तो यहाँ पे मैं लिख दिया, देखो यही समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसमें से हमें किसी भी एक चरांक को काटना है, चाहे हम y को काटे चाहे x को। तो काटने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसका गुणांक, मतलब उसके सामने जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे y को काटना है, अगर मुझे y को काटना है तो मैं देखूंगा क्या उसके सामने की संख्या समान है। इधर y के सामने 1 छिपा है, इधर भी y के सामने 1 छिपा है, तो दोनों के सामने की संख्या समान है। तब हमें उसको समान करने की जरूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे कि हम उसका चिन्ह देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ए वाले y के सामने हम किसको काट रहे हैं, यहाँ पे हम इसमें y को काट रहे हैं, और वहां मैं x को काट के दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं अगर y को काट रहा हूं तो इधर y के सामने प्लस चिन्ह है, ए वाले y के सामने माइनस चिन्ह है। देख लीजिए, इस वाले y के सामने प्लस चिन्ह, इस वाले y के सामने माइनस चिन्ह, और जब एक के सामने प्लस हो एक के सामने माइनस हो तो यहाँ से देखिए, जब एक के सामने प्लस हो एक के सामने माइनस हो तो लिखो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब मैं समीकरण 1 लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 14, उसके नीचे समीकरण 2 लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए, जब आपने जोड़ने पर लिखा तो इधर y के सामने प्लस है, इधर y के सामने माइनस है, तो ये y और y दोनों कट जाता है। देखिए, ये वाला y इस वाले y से कट जाता है। तो क्या बचता है इधर, देखिए इधर एक x और एक x। हम देखते हैं इस वाले x के सामने प्लस है, इस वाले x के सामने प्लस है, तो प्लस और प्लस जोड़ा जाता है। तो एक x में एक x जोड़ेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। और यहाँ देखिए 14 के सामने प्लस है, 2 के सामने प्लस है, प्लस और प्लस यहाँ पे भी जोड़ा जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ अब देखिए, यहाँ y का निरसन हो गया, y का निरसन हो गया मतलब y गायब हो गया। तो हम x का मान निकाल सकते हैं कैसे, इस 16, और यहाँ देखिए 2 का गुणा है तो 2 उधर जाएगा भाग में, और इस तरीके से x का मान आ जाएगा 2 8 16, x का मान आ जाएगा 8। अब x का मान 8 आ गया। ओके, तो हमने अगर y का निरसन किया तो मुझे देखो x का मान आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ अगर मैं x का निरसन करूँ तो क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे x के सामने प्लस, x के सामने प्लस, यहाँ पे मैंने y को काटा था तो y के सामने एक के सामने प्लस था, एक के सामने माइनस, मैंने लिखा जोड़ने पर।
और यहाँ देखिए अगर मैं x को काटना चाहता हूँ तो x के सामने प्लस है, यहाँ x के सामने प्लस है, प्लस प्लस, और जब प्लस और प्लस चिन्ह है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए जब प्लस और प्लस चिन्ह है तो लिखो दोनों समीकरणों को घटाने पर और नीचे वाले समीकरण के प्रत्येक पद का चिन्ह बदल दो। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 में ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 14, उसके नीचे समीकरण 2 x माइनस वाई इक्वल टू 2। और मैंने क्या बोला कि जब घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाला जो समीकरण देखिए, नीचे वाले समीकरण के प्रत्येक पद का चिन्ह बदल दो, 1 2 3 तीनों पद का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ x के सामने प्लस है ना, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ y के सामने माइनस है, इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस, और यहाँ 2 के सामने प्लस है, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस। तो चिन्ह बदलना नीचे वाले समीकरण का, ऊपर वाले समीकरण का नहीं, नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलना। x के सामने प्लस है तो बदल के माइनस कर दो, y के सामने माइनस है बदल के प्लस कर दो, 2 के सामने प्लस छिपा हुआ बदल के माइनस कर दो। अब यहाँ देखिए यहाँ पे x के सामने प्लस है, यहाँ x के सामने अब प्लस नहीं रहा, x का चिन्ह बदल के माइनस हो चुका है, तो इसका प्लस इसका माइनस, तो x और x कट जाएगा। अब y का देखिए, इधर y के सामने प्लस है, y के सामने प्लस है, ये देखिए इधर y के सामने प्लस है, y का चिन्ह बदल के प्लस हो चुका है, तो प्लस प्लस जोड़ा जाता है, तो y और y जुड़ के एक y जुड़ के 2y हो जाएगा, 2y बराबर। और यहाँ देखिए 14 के सामने प्लस है और 2 का चिन्ह माइनस हो चुका है, तो प्लस और माइनस घटाते हैं, 14 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, और फिर यहाँ से 2 का गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, तो y बराबर 12/2, तो y बराबर आ गया 6, 2 छंग 12, y का मान 6 आ गया। इस तरीके से यहाँ पे मैंने x का निरसन किया, यहाँ पे y का निरसन करके x का मान निकाल लिया, और यहाँ x का निरसन करके y का मान निकाल लिया। अब आगे क्या है कि जब x का मान मिल गया तो आप समीकरण 1 2 किसी में भी रख के आप y का मान निकाल सकते हो। तो जैसे मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं x का मान समीकरण 1 में रख दूं तो समीकरण 1 क्या है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14 मैं यहाँ लिख दूंगा, और x का मान 8 है ना, तो मैं x की जगह 8 लिख दूंगा। देखिए x का मान 8 है तो मैं x की जगह 8 लिखूंगा, और 8 का उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 14 पहले से ये और प्लस 8 है, प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और 14 में से 8 घटाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 6। चलिए यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे यहाँ पे y का मान 6 आ गया, तो अब मैं y का मान 6 चाहे समीकरण 1 में रखूँ चाहे 2 में, किसी में भी रख के मैं मान निकाल सकता हूँ। चलो मान लो मैं समीकरण 2 में रखता हूँ, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 मैं यहाँ लिख दूंगा, और y की जगह 6 है तो मैं यहाँ y की जगह 6 रख दूंगा, तो y की जगह 6 और 6 उधर जाएगा तो 2 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और x इक्वल टू 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें उत्तर क्या आया, यहाँ पे आपको उत्तर आया x का मान 8 और y का मान 6। देख लीजिए x का 8 y का 6, और यहाँ पे देखते हैं उत्तर क्या आया, यहाँ पे भी उत्तर आया x का मान 8 y का मान 6। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरीके से उत्तर वही आ रहा है। इसका मतलब आप चाहे, आपको मैंने दोनों तरीका सिखा दिया कि कब लिखेंगे जोड़ने पर और कब लिखेंगे घटाने पर। आप कैसा भी करो, चाहे पहले y को काटो x का मान निकालो, चाहे पहले x को काटो y का मान निकालो, आपको उत्तर हमेशा सेम आता है। अभी तो ये शुरुआत है, अगले लेक्चर में मैं थोड़ा और बताऊंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा।